लेक्चर में, इस वीडियो में नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेक्चर नंबर 1। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम भी इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड होगा थोड़ा सा अलग होगा, समझने का नज़रिया जो होगा थोड़ा सा अलग होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए इस चैप्टर को, फिजिक्स को। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। अब यहाँ से आपका सोचने का समय चालू होता है। सबसे पहले हम कैसे कहेंगे कि वर्क हो रहा है? एक चीज़, आप पहले फिजिकल डेफिनेशन एंड सेकंड हमारा आएगा मैथमेटिकल। ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गया समझ में? फिजिकल डेफिनेशन, हम वर्क को फिजिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कार्य हुआ। हम कैसे कह सकते हैं फिजिकली कि हमने कार्य किया, कोई फिजिकली वर्क हुआ। हाउ कितने गरीबों की आंख उठती है हाउ। देखो, ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है। ओके, ब्लॉक नहीं, ये नहीं बनाऊंगा। ये हमारा ब्लॉक है। स्टार्टिंग में यहाँ था और बाद में ये यहाँ चला जाता है, डिस्प्लेसमेंट s करके। ठीक है, s डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज दोस्त समझना है बस यहाँ पे कि फिजिकल डेफिनेशन की बात होगी तो कहने का मतलब है कि हम वर्क करने के लिए फोर्स लगाएंगे। फोर्स, हमें पता है कि फिजिक्स में एक्शन जो होता है वो फोर्स होता है, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं या इट मीन्स डेट कि वी आर डूइंग सम एक्शन। तो हमने एक चीज पढ़ा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से समझना इस बात को, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैथमेटिकल डेफिनेशन तो बहुत इजी है, बट इसको समझने के लिए हमने एक चीज पढ़ा था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि किसी भी पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं या जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं, जिस पॉइंट पे हम एक्शन करते हैं, हम उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। तो फिजिकल डेफिनेशन को देखते हुए हम ये कहते हैं कि अगर वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करता है अलोंग द अप्लाइड फोर्स, हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो हमारा हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हमने इस पॉइंट पे कार्य किया, इस पॉइंट पे कुछ अप्लाई किया। तो अगर वो पॉइंट जहां हम फोर्स लगाए हैं उधर की तरफ मूव कर रहा है तो हम फिजिकली कहेंगे कि हमने वर्क किया है। ओके, फिजिकली क्या कहेंगे कि हमने वर्क किया है। तो फिजिकल डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन इट इज सेड टू बी वर्क डन। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करता है, चलता है, अगर हम बोले कि ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ गया तो इट मीन्स डैट कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कुछ टाइम में ब्लॉक यहाँ होगा, ये फोर्स का एक्शन टाइम यही रहेगा, ये मीन्स कि ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, तो हम फिजिकली बोलेंगे कि हमने वर्क किया। इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन वी कैन से वर्क इज डन। तब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। अब आ जाओ, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव्स इन द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये हमारा फिजिकल बन गया। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स अप्लाई किए हुए डायरेक्शन में मूव करता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो हम बोलेंगे कि ये वर्क डन हुआ है। और इसी से हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन निकल के आया, वो है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट
द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज known as work. The product of force and displacement is known as work. It means that work equal to force into displacement. डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कृपया ध्यान से बातों को सुने। मैथमेटिकली हम बचपन से जो भी पढ़ते आ रहे हैं हम वो मैथमेटिकली कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वर्क डन पता चल जाएगा, हमें वर्क पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी तो वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन पॉइंट था वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। इट मीन्स दैट कि डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस एंड डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए मैंने क्या अप्लाई किया था, फोर्स अप्लाई किया था। दोनों को एक साथ ले लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब तो अभी तक हमने बस डेफिनेशन पढ़ा है, अब इसकी पॉसिबिलिटी चेक करते हुए चलते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारी। हमें पता है कि आपको फिजिकल डेफिनेशन पता चल गया होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिगर बना लेते हैं छोटू सा। माही में एम ब्लॉक की एम नाम का फौजी था, राजस्थान में रहता था, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट एस, ओके। हमने इस पे लगाया फोर्स। हमने बोला कि W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। ये क्या है, वर्क डन। W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट की भी होती है। अभी हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया कि इस पे फोर्स लगा दिया F, हमने इस पे फोर्स लगाया F, तो ये किसी एंगल पे लग रहा था। इट मीन्स दैट कि इसका कंपोनेंट जाएगा, अगर ये थीटा एंगल पे तो इधर जाएगा F कॉस थीटा और इधर जाएगा F साइन थीटा, है कि नहीं। तो जो हमारा एप्लीकेशन पॉइंट है, जो हमारा लाइन ऑफ एक्शन है वो इधर है। हमारा लाइन ऑफ एक्शन इधर है जिसका कंपोनेंट गया इधर। इट मीन्स दैट कि हॉरिजेंटल प्लेन पे कौन सी फोर्स जा रही है, तो F cos थीटा, W इक्वल टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S। दिस इम्प्लाइज W इक्वल टू F S cos थीटा, पढ़ के आए हो पहले से, F S cos थीटा, ओके। अब एक चीज यहीं से इन वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में W इक्वल टू F डॉट S, जो कि आएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। अगर आपको याद होगा तो जो आता था Fs cos थीटा, आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट की cos थीटा इक्वल टू होता था वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ये याद होगा आपको याद होना चाहिए cos थीटा वाला जो वेक्टर फॉर्म। यानी कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इट मीन्स दैट कि जो हमारा वर्क है, जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, अगर स्केलर क्वांटिटी होगा, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है, एक स्केलर नंबर मिलता है। और हम ऐसा भी कहते हैं कि हमने 20 जूल काम किया है। किधर किया है हमें नहीं पता, वी हैव डन ओनली 20 जूल वर्क्स, हमने 20 जूल वर्क किया, बट वेयर आई डोंट नो अबाउट दैट। स्केलर क्वांटिटी, यूनिट की बात करो तो यूनिट क्या होगी, W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन मीटर और करके जूल। न्यूटन मीटर लिखो या जूल लिखो, क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, इस डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो हमारा यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर या जूल। अब स्केलर क्वांटिटी होती है
डॉट प्रोडक्ट से हमें ये पता चला कि हम एफ एस कॉस थीटा यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें। मेरे मित्रों, यहाँ से आने का मतलब था कि इस फोर्स का कंपोनेंट गया अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने उसमें डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे ये नहीं पता है, मुझे ये पता है कि डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम तब भी यही आएगा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर, अब आप ये देखिए, ये वर्क डन जो है किन किन चीज़ों पे यहाँ डिपेंड कर रहा है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लो फिक्स है, फोर्स फिक्स है। अगर फोर्स मैंने बोला कि 4 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है कॉस थीटा, तो क्या ये अगर मैं बोलूँ कि अगर थीटा की इफ थीटा विल चेंज वर्क विल चेंज, अगर थीटा चेंज होगा तो वर्क चेंज होगा। ओके, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अब बात आती है कि अगर थीटा हो गया 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, इट मीन्स दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही है। थीटा 0 होने का मतलब कि ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। इट मीन्स दैट कि वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच, वेक्टर एफ और वेक्टर एस के बीच एंगल जो है वो 0 डिग्री है। एंगल क्या है? 0 डिग्री है, तभी तो बोलेंगे। और कॉस 0 कितना होता है? 1। दिस इंप्लाइज W इक्वल टू एफ एस। अगर थीटा 0 डिग्री है, इट मीन्स दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री है। और वो कब होगा? जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि थीटा 0 डिग्री है। और उस केस में जो हमारा वर्क डन आएगा एफ एस आएगा। अब अगर सेकेंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम थीटा 90 डिग्री कर दें, इट मीन्स दैट कि जो हमारा फोर्स होगा इधर लग रहा होगा, या ऐसे बोल दो कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। उस केस में हमारा क्या आएगा? W जो आएगा 0 आएगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हुआ, तब हमारा जो वर्क डन है वो 0 आया। ओके, ये कैसे गुरुजी? इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, कहीं नहीं जाना, इधर ही रहिए। अब थर्ड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, अगर थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाए तब, इट मीन्स दैट कि W इक्वल टू माइनस एफ एस। क्यों? क्योंकि cos 180 क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, cos 180 -1, यानी कि फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल, सीधी सी एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। एक कुली है, कुली नंबर 1, ठीक है। वो कुली एक बक्से को लेके पुल कर रहा है। एक कुली जो है बक्से को लेके पुल कर रहा है, या बक्सा उठा के ऐसे चल रहा है, ठीक है। कुली, एक कुली की बात हो रही है। वो कुली बक्से को लेके चल रहा है या उसको पुश कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है। जब वो कुली को आई, मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, टिक 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 टिक, वो कुली बक्से को पुश किया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? सेम हुआ। इट मीन्स दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0, तो वो पहला केस आया। कुली था, कुली ने बक्से को इधर पुश किया, जब उसने पुश किया तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, फोर्स भी इधर ही लग रहा था, एंगल 0, हमारा पहला केस हो गया। सेकेंड, जब 90 डिग्री वाली बात आई, ऐसा कुली उठाया है, बक्से को उठाया है, और बक्से को उठा के ऐसा चल रहा है, बहुत भारी है, ठीक है। जब वो बक्से को उठा के, जब बक्से को उसने उठाया, मान लो ऐसे पकड़ के ऐसे उठा दिया, इट मीन्स डैट कि जो फोर्स वो लगा रहा है वो फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा है, बट चल किधर रहा है? बट चल रहा है आगे चल रहा है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एंगल कितना बना? 90 डिग्री। वर्क डन 0। इसलिए कोई बोलता है कि अगर
एक कूली बक्से को लेके खड़ा रहेगा तो वो कितना वर्क डन करेगा? इट विल डन वर्क डन जीरो वर्क डन करेगा। वहाँ से देख लो और भी, और फिर पसीना क्यों आ जाता है? बेचारे ने तो कोई काम ही नहीं किया फिर भी पसीना से भीग जाता है। कब से खड़े हैं तब भी भीग जाता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। अब नेक्स्ट वाला वही कूली की बात है। फोर्स लगाया है ऊपर, ठीक है, फोर्स लगाया ऊपर और ऊपर से नीचे, मान लो फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो नीचे की तरफ आएगा ऐसा ऐसा, वहाँ पे 180 डिग्री होगा। केस क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क डन। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी में मैंने देखा कि अगर किसी एंगल पे लगता है तो फॉर्मूला ये बनेगा। फिर वहाँ से केस आया कि जो वर्क डन है थीटा पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, तो मैंने उसको भी क्लियर कर लिया। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, क्यों? क्योंकि एक हमको स्केलर नंबर मिलता है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ध्यान से समझो बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपसे, ठीक है। अब हमको पढ़ना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, आपने ये क्या बात कर दी? वेरिएबल फोर्स कहाँ से आ गया इसमें? देखो, हमने अभी तक बस ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि W इक्वल टू एफ इंटू एस, और करके बोलो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और करके बोलो वेक्टर W इक्वल टू एफ डॉट एस। यही पढ़ के आए अभी तक। थीटा पे डिपेंड करता है तो हमने सिचुएशन डिस्कस कर ली है। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है तो करना कुछ नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा यार। W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा वर्क डन है। क्या है? बड़ा वर्क डन। अगर छोटे वर्क डन की बात करो तो डी डब्ल्यू, छोटे डी एक्स। छोटा वर्क डन मतलब कि छोटा डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगाया और छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। बड़ा वर्क डन मतलब कि फोर्स लगाया, बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहाँ पे देखो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट करते हैं, एफ इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, इट मीन्स डैट कि मैंने बोला कि इस ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, और वो यहाँ से यहाँ चला आता है। हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, हम इसको बोल देते हैं x1 और x2। x1 से x2 चला जाता है। उस केस में हमारा क्या वर्क डन होगा? हमें डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं गया, हमसे बस इतना बोला गया कि हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं इतना, और वो इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो अब इसको करने के लिए इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ? x1 से x2, डी डब्ल्यू पी डब्ल्यू डी। फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स बाहर आ जाएगा, बचा पैरामीटर डी एक्स, कहाँ से कहाँ? x1 से x2। वैल्यू पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, पहला हमारे पास छोटा वर्क डन मतलब फोर्स इंटू छोटा डिस्प्लेसमेंट। बड़ा वर्क डन मतलब W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ये बड़ा वर्क डन है, नेट वर्क डन है। हमने यहाँ क्या किया? इंटीग्रेशन मीन्स होता है कि टोटल करना है, इंटीग्रेट करना है सभी चीज़ों को। तो छोटे छोटे को मैंने इंटीग्रेट करके टोटल कर दिया। अगर जनरल फॉर्मूला निकालोगे तो इसका आएगा W इक्वल टू एफ x2 माइनस x1, ये आएगा इसका। क्यों? क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। ओके, dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx मतलब छोटा x, और छोटा x को जोड़ना है, बहुत सारा जोड़ना है, तो वो कितना होगा? x होगा। और लिमिट लगानी थी तो x2 माइनस x1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बता दिया है। एक ये पढ़ लिया हमने,
यहाँ पे बस हमको फोर्स को कांस्टेंट करना था, ठीक है, कि F इक्वल टू कांस्टेंट। कंडीशन समझने के लिए कि मैं किसी ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमें वो पता नहीं है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ओके, ये हमारा वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट होता तो हम सीधे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आंसर ला देते। ये एक वेरिएबल इक्वेशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता था, ये एक्स वाले में कुछ भी हो सकता था, ठीक है, उसको करना था। अब एक और बहुत प्यारा सिचुएशन है हमारे पास, उसको समझा जाए। ये आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कुछ है नहीं, और अगर इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आपने देखा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में तो ये आपको बहुत ही इजी लगेगा। अब यहाँ पे वर्क डन बाय वेरिएबल टाइम, ये तूने क्या किया। अभी तक हम लोग एक और क्या पढ़ लिए, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ बाहर डी एक्स x1 से x2, ये पढ़ लिए, ओके। हमारा फॉर्मूला ये है, हमारा बैंक है, ये बैंक ऑफ फॉर्मूला, BOF हो गया, बैंक ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाई वेरिएबल टाइम, अब जो टाइम हो रहा है वो वेरी कर रहा है, इसके पीछे वाले में जो पोजीशन था वो चेंज हो रहा था, वो dx था, वो एक पैरामीटर था, वो ये कह रहा है कि आपका x चेंज हो रहा है। अब टाइम चेंज होगा, टाइम कहाँ से चेंज करूँ, इसमें तो कुछ रिश्ता ही नहीं है नहीं तो ला देंगे, इसमें क्या है, देखो बड़ा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम पढ़ के आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेक्टर का साइन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा वर्क डन, यहाँ से छोटा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा वर्क डन छोटा डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब इसको ये समझ लो कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, नहीं डिफरेंशिएट मत करो, हाँ कर सकते हैं W के रिस्पेक्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब हमको तो टाइम चाहिए, हमको तो वेरिएबल टाइम चाहिए। अब ये कहाँ से आएगा सर, जितना देंगे उतना ले लेंगे, DW इक्वल टू F इंटू DX इंटू DT बाई DT, DT दिया DT ले लिया, DT दिया DT ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी फोर्स हमारा कांस्टेंट है, F जो है कांस्टेंट है, यानी कि DW इक्वल टू DX बाई DT क्या होता है, वेलोसिटी होता है बेटा, F इंटू वेलोसिटी इंटू DT, हमारा ये बना। वेक्टर वेलोसिटी भी वेक्टर होता है और ये फोर्स भी वेक्टर होता है, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, एक प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम, दोनों भाई भाई होते हैं। FB DVT, क्यों, क्योंकि DX बाई DT क्या होता है, वेलोसिटी होता है, हमको टाइम ही तो चाहिए था ना, और हमने बोला कि जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट है, यानी कि DW इक्वल टू FV/dt, और ये किस चीज़ का पैरामीटर बता रहा है, ये dt है, ये कहेगा कि टाइम चेंज होगा, मुझे वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में लिखिए, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ टाइम चेंज होगा, इट मीन्स दैट कि T1 से T2, तो जनरल फार्मूला क्या बनेगा, अब v कुछ दिया होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन हो चाहे जो भी हो, वो दिया होगा, आप पुट कर देना। तो हमने दो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स में दो चीज़ देखा, एक पोजीशन चेंज हो रहा था तो हमारा ये मिला DW इक्वल टू FDX, ये क्या बताता है, ये पैरामीटर है वो, ये हमको क्लियर करता है कि इस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ x चेंज हो रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ टाइम चेंज हो रहा है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा था। ये जो दो हम पढ़ के आए, एक ये वाला और एक वो वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो बात समझ में आ गई इतनी सी, वर्क डन बाई वेरिएबल टाइम क्लियर हो गया ना, नहीं हुआ तब भी कर लो, हम बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगर टोटल करना होगा, इंटीग्रेशन में टोटल ही होता है, टोटल पूछे तो आप इस लिमिट को रख देना, जैसे बोले कि T1 अगर 2 सेकेंड है, T2 अगर 5 सेकेंड है, तो T1 T2 की वैल्यू रख देना, वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ दिया होगा, मान लो v इक्वल टू दिया कुछ t² प्लस 2t कुछ भी दिया, इसको यहाँ के उठा के यहाँ पुट कर देना, इंटीग्रेट कर देना, तो TQ/3 प्लस 2t²/2, 2 गया, TQ की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा यार, ठीक है।
अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, आप इसको एक सेकंड देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हमारे जो फार्मूले बैंक है, बैंक ऑफ फार्मूला जो दिख रहा है वो सारा क्लियर होना चाहिए। अब एक बस ग्राफ पढ़ना है हमको, ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और ग्राफ, ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ। क्या पढ़ना है? ग्राफ। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स फ्रॉम ग्राफ। फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसमें से आपको ट्रिक लॉजिक याद रखना है और कुछ है। अब ग्राफ पढ़ना है। यह हमारा फोर्स है इधर की तरफ, न्यूटन में ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है मीटर में, ठीक है। ये कर्व कुछ भी बना लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ये कर्व है, ठीक है। अब ये मान लो मैक्सिमम फोर्स है, टिच टिचकता, ये हमारा एफ है, एफ है, ठीक है, ये हमारा एफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी मान लो यहाँ है, टिक 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 टिक, ये हमारा एस है, ओके। एस ले ले का, हाँ ले लीजिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये पैरामीटर ऊपर की तरफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, F1 यहाँ कुछ होगा, F2, F3, F4, F5 कुछ भी, T1, T2, T3, T4, यानी कि फोर्स चेंज हो रहा है, टिक 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 टिक। जब फोर्स चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों चेंज होंगे तो हमारा वर्क डन अलग आएगा, है कि नहीं? बात है कि नहीं है? अब हम कहना क्या चाहते हैं कि अगर हमें यहाँ से समझना हो तो एक मान लो यहाँ पे एक छोटू फोर्स है, ठीक है, इसको F1 कर लो, हाँ इसको F1 कर लो, इसको F2 कर लो, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट S1 कर लो, इसको S2 कर लो। वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स करना कुछ नहीं है कि अगर एफएस ग्राफ है हमारे पास, अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उसका एरिया निकाल दोगे तो वर्क डन आएगा यार, यही सीधी सी बात है, और कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ठीक है। तो एक मैथमेटिकली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपके लिए। इसमें से एक छोटा सा स्ट्रिप लो, इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप लो, स्ट्रिप जितना पतला छोटा ले सकते हो ले लो, ठीक है। स्ट्रिप मतलब समझ रहे हो ना बात को, ये स्ट्रिप ले लो छोटा सा, ठीक है, ये कलर करने में आसानी रहेगी। मान लो इसका लेंथ ds है, ds क्या है? ds, ये इसका लेंथ ds है, तो वही बात हुई ना कि W इक्वल टू एफ इंटू ds, वही बात हुई जो हम पहले पढ़ के आए हैं, W इंटू एफ इंटू ds। अब इस ds का एरिया लिख लो, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ जो भी माने हो वो लिख देना, आंसर आ जाएगा। हमारा लॉजिक का पॉइंट क्या है कि एरिया ऑफ एफएस ग्राफ गिव्स वर्क डन। जो हमारा एफएस ग्राफ का एरिया होता है, जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया होता है, वो हमको वर्क डन देता है, बस ये समझना था। अब वही लॉजिक हुआ कि इसका कुछ नाम ले लो, OABC कुछ भी ले लो, ठीक है, और उसका एरिया निकाल दो, फोर्स इन एरिया निकाल दो, हमारा जो वर्क डन के बराबर आएगा। ये सब आपको क्लास 12th में पढ़ना है। इतना जो डिटेल दिख रहा है कि स्ट्रिप मान के करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये सब क्लास 12th में आप पढ़ोगे, एरिया अंडर कर्व, हाँ एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन में, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है यार, सीधे सीधे हमें जो काम है वो ले लेते हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है वो हमको वर्क डन देता है, उसका एरिया हमको वर्क डन देता है, बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है। और इसमें और कुछ वर्क डन में कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बता ही दिया, और कुछ वर्क डन में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं छूटा है, क्वेश्चंस कंसेप्ट बहुत से हैं। वर्क इस पार्ट में से हमने आज वर्क को कवर कर लिया है, अगले पार्ट में एनर्जी 1-2 लेक्चर लग सकता है, पावर तो बहुत छोटा है, पावर कुछ नहीं होता है, रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, वहाँ से एफिशिएंसी पढ़ लेनी है थोड़ी सी। तो इस ग्राफ में बस आपको यही याद रखना था, हमें डेरिवेशन से कोई मतलब यहाँ नहीं है। करना भी चाहो तो कोई ग्राफ अच्छा सा बना देना, उसका एरिया निकाल देना कि F1 फोर्स था तो डिस्प्लेसमेंट S1 था, F2 फोर्स हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो इन दोनों का एरिया कितना होगा, जैसे ये समझ लो, ये कोई भी फिगर बना लो,
ऐसा कुछ बना लो, यहाँ मान लेना F1 है, ये F2 कुछ छोटा सा ले लेना, ट्रायंगल टाइप का ले लेना। एरिया मतलब बस इतना याद रखना कि एफएस ग्राफ का जो एरिया होता है हमको वर्क डन देता है, सीधी सी बात है। और इसके पीछे बहुत अच्छी लॉजिक है, कभी बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, टाइम कम है। ओके, उम्मीद है कि आपको वर्क समझ में आ गया होगा। मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।